सोचिए, एक ही चीज लेकिन उसकी दो कहानियां जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ये जिंदगी बचाने वाली टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है और दूसरी तरफ ये एक हिंसक संघर्ष की वजह है। तो चलिए आज टैंटलम के इन दो चेहरों की कहानी को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऑपरेशन थिएटर है, किसी की जिंदगी दांव पर लगी है और वहां एक गुमनाम हीरो अपना काम कर रहा है। एक बहुत ही खास धातु जो रुके हुए दिलों को फिर से धड़का सकती है और टूटे हुए शरीर को दोबारा जोड़ सकती है। सच में ये धातु लोगों को जिंदगी का एक दूसरा मौका देती है। और देखिए, यहीं पर यह बात हम सबसे जुड़ जाती है। वही धातु जो जिंदगियां बचाती है, वही उस डिवाइस को भी चला रही है जिस पर यह सब देखा जा रहा है। क्या कभी सोचा है कि एक फोन और किसी के पेसमेकर में क्या एक चीज कॉमन हो सकती है? तो चलिए इस कमाल की धातु से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं टैंटलम की, एक ऐसी धातु जो हमारे मॉडर्न जीवन के लिए कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल जरूरी बन चुकी है। तो ऐसा क्या है जो टैंटलम को इतना खास बनाता है? खैर, इसके गुण किसी सुपर हीरो से कम नहीं हैं। इस पर जंग नहीं लगता, ये लगभग किसी भी केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता और ये बहुत बहुत ज़्यादा तापमान झेल सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बायोकम्पैटिबल है, मतलब हमारा शरीर इसे अपना दोस्त मानता है, कोई बाहरी दुश्मन नहीं। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। 50 से भी ज्यादा सालों से टैंटलम इंसान के शरीर के अंदर एक भरोसेमंद साथी बना हुआ है। देखिए, बाईं तरफ 20वीं सदी की खोपड़ी की प्लेटें हैं और दाईं तरफ एक मॉडर्न पेसमेकर। ये ठीक करने का एक लंबा भरोसेमंद इतिहास है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टैंटलम के बने कैपेसिटर इतने छोटे लेकिन इतने पावरफुल होते हैं कि इनकी वजह से ही हियरिंग एड, इंसुलिन पंप और डिफिब्रिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण बन पाए हैं। मतलब एक छोटे से पैकेज में अविश्वसनीय एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर सेफली काम करती है। ये सब सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? एक ऐसी धातु जो जिंदगी भी बचाती है और हमारी दुनिया को भी जोड़ती है। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है और इस मामले में ये सवाल पूछना तो बनता है कि ये धातु आखिर आती कहां से है। और बस यहीं पे कहानी का दूसरा ज्यादा परेशान करने वाला चेहरा सामने आता है। टैंटलम का जो सोर्स है वो है कोल्टन नाम का एक मिनरल ओर। और कोल्टन की कहानी संघर्ष, शोषण और छिपी हुई मानवीय लागतों से भरी हुई है। तो ये कोल्टन आखिर है क्या? आसान भाषा में ये कोलंबाइट टैंटलाइट का निकनेम है। ये वो कच्चा माल है जिससे टैंटलम निकलता है और कई सालों से इसे कॉन्फ्लिक्ट मिनरल यानी संघर्ष खनिज कहा जाता रहा है। ये हालत इतनी गंभीर है कि साल 2003 में ही यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया था, हथियारों का प्रवाह, शोषण और संघर्ष का जारी रहना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है। कोल्टन की जो कीमत है वो सिर्फ डॉलर में नहीं मापी जाती। इसकी असली कीमत तो इंसानी जिंदगियों और हमारे पर्यावरण के विनाश से चुकानी पड़ती है। इंसानों को जो कीमत चुकानी पड़ती है वो सच में चौंकाने वाली है। कई खदानों में मजदूरों का शोषण होता है, काम करने के हालात बेहद खतरनाक होते हैं और यहां तक कि जबरन और बाल मजदूरी भी आम बात है। स्वदेशी लोगों समेत पूरे के पूरे समुदायों को अपनी जगह से हटा दिया जाता है और उन्हें अक्सर खदानों पर कब्जा करने वाले मिलिशिया और कार्टेल की हिंसा का सामना करना पड़ता है। और पर्यावरण पर जो असर होता है वो भी उतना ही विनाशकारी है, जैसा यहां देखा जा सकता है। माइनिंग की वजह से पानी जहरीला हो जाता है, जंगल खत्म हो रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए खाने की कमी हो जाती है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इससे बच्चों की सेहत पर लंबे समय तक असर पड़ता है, यहां तक कि डीएनए को भी नुकसान पहुंच सकता है। यह समस्या सिर्फ खदानों तक ही सीमित नहीं है, यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन में फैली हुई है। एक ऐसी चेन जो कुछ ही जगहों पर निर्भर होने के कारण बहुत नाजुक है और अपराध से भरी हुई है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, कच्चे अयस्क का उत्पादन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा टॉप पर थे। इनके अलावा नाइजीरिया, ब्राजील और चीन जैसे कुछ ही देश थे। सेंट्रल अफ्रीका में इसका इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। भले ही सेंट्रल अफ्रीका अयस्क निकालता है, लेकिन उसे रिफाइन करके इस्तेमाल के लायक बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर चीन का कंट्रोल है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया इस जरूरी धातु के लिए एक ही देश पर निर्भर है, जिससे एक बहुत जोखिम भरा असंतुलन पैदा हो गया है।
और बात को और भी बदतर बनाने के लिए इस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा क्रिमिनल नेटवर्क के कंट्रोल में है। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट वाले कोल्टन की तस्करी करते हैं और फिर जानबूझकर उसे साफ, वैध सोर्स के साथ मिला देते हैं। इस मिलावट की वजह से ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि अयस्क असल में आया कहां से है। तो सवाल ये उठता है कि इतने जटिल और भ्रष्ट सिस्टम के साथ क्या इस सप्लाई चेन को ठीक करना मुमकिन भी है? आइए देखते हैं कि क्लीन मिनरल्स यानी स्वच्छ खनिजों तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो हम बुरे कोल्टन को अच्छे से अलग कैसे करते हैं? खैर, इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना है। ये एक जासूसी कहानी जैसा है। इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर खदानों की जांच करते हैं, वैज्ञानिक एक्सरे से अयस्क के यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट की पहचान करते हैं और एक खास ट्रैकिंग सिस्टम ये पक्का करता है कि वो खदान से फैक्ट्री तक साफ रहे। लेकिन इस बदलाव के पीछे असल ताकत क्या है? इसकी शुरुआत होती है उपभोक्ताओं से। जब उपभोक्ता ये मांग करते हैं कि उनके प्रोडक्ट नैतिक तरीकों से बनाए जाएं, तो कंपनियां सुनती हैं। इसी दबाव ने TIC जैसे इंडस्ट्री ग्रुप्स को एक साफ सुथरी सप्लाई चेन बनाने के लिए मजबूर किया है। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस डिवाइस के साथ जो हमारे इतने करीब है। अब जब इसकी कहानी पता है तो टैंटलम का भविष्य सिर्फ एक दूर का मुद्दा नहीं रह जाता। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है। ये कहानी अभी भी बदल रही है। हाल ही में भारत की सतलुज नदी में टैंटलम मिला है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई का नक्शा बदल जाए। लेकिन फिलहाल जो बुनियादी दुविधा है, इस धातु की जीवन रक्षक क्षमता और इसके विनाशकारी सोर्स के बीच का संघर्ष, वो वैसी ही बनी हुई है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, ये जानने के बाद कि ये कहां से आया है और इसके लिए क्या-क्या कीमत चुकानी पड़ी है। उस डिवाइस की जो हमारे इतने पास है, उसकी असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसे की बात तो नहीं है, है ना?